व्यंग्यकार है, बिना बहके चैट भी नहीं सकता, लेकिन बहके हुए भी उसने कभी अपने पाठकों और अपने दर्शकों को नहीं बहकाया। कितना बहका हुआ इसका आइडिया आप उसकी बनावट से लगा सकते हैं। जमाने में बहका कौन नहीं है। घर में मेहरी और टीवी पर एंकर नेता लोग बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आप मुझे नेता समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये कलंक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। YouTube सतरंगी रे चैनल पर मैं परवेश जैन व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यंग्यकार कमलेश्वर जी कहते हैं, और तब तुम मेरी लाश को कब्र से निकालकर तमगे पहनाओगे तो मुझे वहां भी आराम से नहीं रहने दोगे। तुमने मुझे जिंदगी भर बहुत कष्ट दिया। मैं अपने बच्चों की रोटी के लिए दर दर भटकता रहा। जब मैंने सच्चाई लिखी तो तुमने मुझे सीटों के अंदर बंद कर दिया, मुझे यातनाएं दी, मुझे कचहरी के चक्कर लगवा, और तुम मेरी मौत की खबर पाकर तकरीरें करोगे, घड़ियाली आंसू बहाओगे और मेरी यादगारें खड़ी करने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे चैन से सोए हुए दिल में बेइज्जती का एक खंजर और भोंकोगे। व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं व्यंग्यकार राजेश। व्यंग्य साहित्य की ऐसी विधा है जो पाठक को चहकाती है, बहकाती है, गुदगुदाती है, चमत्कृत करती और विचारशील बनाती है। इस रूप में ये सभी विशेषताएं किसी और विधा में एक साथ उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि पाठकों में व्यंग्य विधा इतनी अधिक लोकप्रिय है। व्यंग्य अपने इन अचूक उपकरणों के माध्यम से समाज की विसंगतियों, कुरीतियों, कुरूपताओं, अन्याय, असमानता और जन विरोधी बातों पर चोट करता है, पाठकों को उन पर सोचने के लिए मजबूर करता है, उनकी मानसिकता को मार्गदर्शन देता है और समाज के हित में बदलाव की दिशा में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी हिंदी की छाप छोड़ने वाले व्यंग्यकार राजेश कुमार 3 वर्षों से अधिक समय तक रूस में भारत के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। आप टेक्सास विश्वविद्यालय में 1 वर्ष तक हिंदी के प्रोफेसर और शैक्षिक निदेशक रहे हैं। आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नोकिया आदि में अग्रणी भाषा विज्ञानी के तौर पर सहयोग कर रहे हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली और दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचक और समाचार संपादक हैं। आपने अनेक लघु फिल्मों का निर्देशन किया है। आप हिंदी समिति यूके की हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कोमोसो ओपन स्कूल जनरल, प्रवासी इंडिया और युगवेतर पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। आपके साहित्य, भाषा, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आलेख, पुस्तक और साहित्य प्रकाशन हुए हैं। आपके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं हमारे पूर्वज, कैलाश सत्यार्थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, शांति के लिए, शिक्षा, शिशु भारती के 2 भाग, हिंदी रूसी वार्तालाप, हिंदी रूसी शब्दकोश, पुश्किन की कविताएं, इमरजेंसी वार्ड, आप कौन, मुक्त शिक्षा का परिचय, भुजिया होटल, त्रुटियां, विश्लेषण और सुधार, परसाई की पारसाई, बातूनी बटवा और पद में दावेदार इत्यादि हैं। आपको अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया है। आपको प्राप्त प्रमुख सम्मान उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी, टेलीग्राफ, श्री रामजी बोरा समिति इत्यादि हैं। तो आइए सुनते हैं आज का व्यंग्य और मिलते हैं व्यंग्यकार से। एक अभिनेत्री ने हिम्मत जुटाई और एक बड़े अभिनेता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप जड़ दिया। उसका आरोप था कि लगभग 10 साल पहले अभिनेता ने उसके साथ जबरदस्ती की थी।
मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया और तरह तरह से और तरह तरह के मसाले लगाकर इसे लोगों को पेश किया। इस पर चर्चाएं हुई, अखबारों में लेख छपे, यह दफ्तरों में गपशप का विषय बना। जब अभिनेता से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह इसका जवाब 10 साल पहले ही दे चुका है और कि सच हमेशा सच रहेगा। उसने दार्शनिक अंदाज में कहा कि सच कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच ही रहेगा। इसका अब जो भी मतलब होता हो। इस पर जब पत्रकारों ने उससे कोंच कोंच कर पूछने की कोशिश की कि उसने 10 साल पहले क्या जवाब दिया था, तो उसने आव देखा न ताव दन से धमकी दे मारी कि वह अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इतना कहकर वह भगवान श्री राम पर बन रही फिल्म में शूटिंग करने के लिए चला गया। उसने अभिनेत्री को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा लगता नहीं है। हमारे देश का कानून कुछ ऐसा ही है कि जो ज्यादा गुड़ डालता है उसके लिए वह उतना ही मीठा होता चला जाता है। लेकिन खास बात यह थी कि उसने यह कानूनी नोटिस अपनी पत्नी के नाम से भिजवाया था, जिससे साबित होता था कि नियंत्रण अभी भी पूरी तरह उसी के हाथ में है और उसके साथ ही उसकी पत्नी सती सावित्री की श्रेणी में आती है। उधर अभिनेत्री ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और इस तरह मुहावरे के अनुसार हिसाब बराबर हो गया। देखा देखी दूसरे क्षेत्रों की महिलाओं ने भी हिम्मत जुटाई और गायकों, संपादकों, अधिकारियों आदि के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप दनादन सामने आने लगे और शंका पैदा होने लगी कि हमारे दफ्तरों में इसके अलावा कुछ और काम होता भी है या नहीं। कुल मिलाकर #MeToo आंदोलन जोर पकड़ने लगा। ये सारे के सारे आरोप सालों पुराने थे। हालांकि इसका मतलब यह कदापि नहीं था कि पिटे हुए साहित्यकार की रचनाओं की तरह इनमें कुछ भी नया नहीं था। इस आंदोलन पर पुरुष वर्ग का सबसे पहला आरोप तो यही था कि इतने सालों तक इस बारे में चुप रहने का क्या मतलब था और अभी ऐसी क्या बात हो गई है कि आपको अपनी अस्मिता, आजादी, पहचान, सम्मान, गरिमा और जाने क्या क्या याद आने लगा है। बात तो ठीक भी थी, क्योंकि अगर स्त्रियां इस तरह खुलेआम ये सब बातें करने लगीं तो पुरुषों के उन जन्मजात अधिकारों का क्या होगा जिसके चलते वे बिना किसी लाज, शर्म या भय के स्त्रियों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, उनकी आज़ादी का हनन कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ आने या अपने से आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उनके साथ बलात्कार कर सकते हैं और कुल मिलाकर इस बात का ढोल पीटते हुए उन्हें पैरों की जूती से ज्यादा नहीं समझने की गौरवशाली परंपरा का पालन कर सकते हैं कि वे स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। स्त्रियों का एक वर्ग भी इस आंदोलन का विरोधी था। उसका यह कहना था कि जब इन औरतों का छिनालपना काम नहीं आता तो ये इस सब पर उतर आती हैं, यानी कुल मिलाकर वे मोहेन नारी नारी कर रूपा को चरितार्थ करने लगी। ऐसे में #MeToo आंदोलन में उलझी अबलाओं को किसी से समर्थन नहीं मिल रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वे इसकी उम्मीद भी नहीं कर रही थी। हमारे देश में तो वैसे बिना किसी मुद्दे के भी राजनीति चालू हो जाती है, फिर यह तो इतना बड़ा मुद्दा था कि राजनीति बाजों द्वारा इसे हाथों हाथ लिया जाना लाजमी था। पत्रकारों को भी अच्छा काम मिल गया, वे सब यहाँ वहाँ राजनीति खेलने लगे हाथ में खेल, फिल्म जैसे और क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बाइट लेने की फिराक में इधर उधर घूमते नजर आने लगे। साहित्यकार भी इस इंतजार में बैठे रहे कि वे उनकी तरफ भी आएंगे, लेकिन साहित्यकारों को आज तक किसी ने कभी पूछा है जो अब पूछते। ऐसी स्थिति में जैसा कि आमतौर से होता है, सत्ताधारी दल के एक नेता ने इस विषय पर भी अपना मुंह खोला, जो ऐसे अवसरों पर मुंह खोलने और अपने दल की छीछालेदर करवाने में मशहूर थे। जब पत्रकार उनसे इस बारे में बात करने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना वही रटा रटाया वाक्य उसके माइक्रोफोन पर दे मारा कि भाई, जो लोग हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं उन्हें इस देश में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और उन्हें शीघ्र पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिसका खर्चा सरकार उठाने के लिए तैयार है।
इस पर जब पत्रकार ने विनम्रता पूर्वक उन्हें बताया कि अभी मुद्दा वह नहीं है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं, बल्कि मुद्दा स्त्रियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने आशा के मुताबिक इस पर भी अपना सदियों पुराना फलसफा झाड़ दिया और कहा कि स्त्रियां इस मामले में बहुत त्रियाचरित करती हैं और त्रियाचरित जाने नहीं कोई खसम मार के सती हुई। वे तो पुरुषों को फंसाने के लिए, उनसे लाख 2 लाख हड़पने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए फिरती हैं और रुपया मिल जाने पर वे अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ जाती हैं। उनके कहने के ढंग से लग रहा था मानो उनका कोई भीतर का दर्द उभर आया हो। इसके साथ ही वे यह जोड़ना नहीं भूले कि वे व्यक्तिगत रूप से महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसका फिर जो भी चाहे मतलब रहा हो। पत्रकार थोड़ा मुंह फट था, जैसा कि उन्हें पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में सिखाया ही जाता है। उसने कहा कि नेताजी, आपका तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर अब इस तरह बेटियों के साथ अत्याचार होता रहेगा, उन्हें अपमानित किया जाता रहेगा, तो स्त्रियों की तो बात ही दूर, आपके उस नारे का क्या होगा? वह नेता भी क्या नेता जो विचलित हो जाए। इसलिए नेताजी ने इस बात पर विचलित हुए बिना कहा कि नारा अपनी जगह है और भारतीय संस्कृति अपनी जगह है। पहले हमें अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति बचानी है। स्त्रियों की बात इसके बाद आती है। अगर संस्कृति ही नहीं बची तो स्त्रियों को बचाने से क्या लाभ होगा। इसके बाद उन्होंने जोड़ा कि हमने कब कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा गलत है। हम तो अभी भी कहते हैं कि बेटी को हमसे, मेरा मतलब है कि ऐसे हादसों से, ऐसी परेशानियों से बचाओ। उनकी विचारधारा आगे बढ़ती गई और उन्होंने यह भी जोड़ा कि बेटियों को ऐसी समस्याओं से बचाओ और उन्हें पढ़ाओ कि वे सलीके से रहें और अपने ऊपर अत्याचार होने से रोकें। और अगर उनके ऊपर अत्याचार हो ही जाता है तो भारतीय नारी की, झांसी की रानी की, पद्मावती की परंपरा का पालन करते हुए वे उसे पी जाएं, जोहर कर लें। उसे समाज में न उछालें, क्योंकि आखिर बदनामी किसकी होगी? स्त्री की ही ना। और वैसे भी जब धैर्य की बात चलती है तो उदाहरण स्त्री के ही दिए जाते हैं, पुरुषों के नहीं। जब पत्रकार ने उन्हें कुरेदा की सलीके से रहने की सलाह से उनका क्या मतलब है, तो पत्रकार की मंद बुद्धि पर तरस खाते हुए उन्होंने बताया कि यह बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि लड़कियों को हमेशा सिर झुकाकर रखना चाहिए, उनके दांत नहीं दिखने चाहिए, उनकी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, उन्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि पुरुष उत्तेजित न हो, उन्हें मोबाइल फोन नहीं दिया जाना चाहिए, उन्हें शाम के बाद घर से नहीं निकलने देना चाहिए। अगर उन्हें घर से बाहर जाना ही है तो अपने भाई या पिता के साथ जाना चाहिए। उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि चूल्हा चौका करना चाहिए। और 100 बातों की एक बात कि उनकी जल्दी शादी करके उनके घर भेज देना चाहिए। नेताजी शायद कहना चाहते थे कि उन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए, लेकिन मौके पर यह शब्द उनकी जबान पर नहीं आया। नेताजी ने यह भी जोड़ा कि भाई, पुरुषों की तो फितरत ही यही है। यह बात जितनी जल्दी स्त्रियों की समझ में आ जाए, उनकी समस्याएं उतनी ही जल्दी दूर हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि लड़कों से तो गलती हो ही जाती है, तो क्या उन्हें फांसी पर लटका दें? प्राचीन संस्कृति और परंपरा से ऐसा ही होता आया है, तो अब हम इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? हम अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? पत्रकार का मन हुआ कि वह माइक नेताजी के मुंह में घुसेड़ दे, लेकिन अपनी इस स्वाभाविक इच्छा को उसने मन में ही दबा लिया। नेताजी जब यह ज्ञान गंगा बहा रहे थे तो उनकी बेटी जीन्स और टॉप पहने हुए और नए डिजाइन का पर्स कंधे पर झुलाते हुए बाहर निकली और बोली कि पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ और रात को देर से आऊंगी, नहीं तो फिर कल सुबह आऊंगी। और टाटा, बाय बाय, आई लव यू वगैरह कहती हुई वह बाहर कार में इंतजार कर रहे अपने पुरुष मित्रों की ओर बढ़ गई। अच्छा मौका देखकर और पत्रकारों के सवालों के नए रेले से बचने के लिए नेताजी भी दृश्य से ओझल हो गए। जब #MeToo का आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो सत्ताधारी दल के एक मंत्री भी आरोपों के घेरे में आ गए। दसियों महिलाओं ने ऐसे ऐसे निजी अनुभव सुनाए जिनके अनुसार उस नेता ने उनके साथ दुराचार किया था, उन्हें अपमानित किया था और उनके साथ जबरदस्ती की थी। अब तो पत्रकारों की स्थिति
अंधा क्या चाहे दो आंखें जैसी हो गई। वे माइक्रोफोन और कैमरा लेकर हर उस जगह पर पहुंचने लगे जहां उन्हें मंत्री महोदय या विरोधी पक्ष के नेताओं की मिलने की संभावना नजर आती थी। सत्ताधारी पक्ष के नेता तो जैसे कि उम्मीद थी इस सवाल से बचते हुए ही नजर आए। कुछ लोगों ने पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे उसके आसपास मौजूद ही नहीं है। कुछ लोग विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि आगे उनकी महिला मित्र इंतजार कर रही थी। कुछ नेता पत्रकारों को फोकस रहने का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए कि भाई प्रेस सम्मेलन जिस विषय पर है उसी विषय पर सवाल करने चाहिए, बाहर के किसी और विषय पर मैं जवाब कैसे दे सकता हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या महिलाओं का सम्मान उनके लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि ऐसा कौन कहता है कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते। इसके बाद उन्होंने संस्कृत की उक्ति पेश की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत में बोलने के बाद और कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। इस नियम का पालन करते हुए वे अगले सवाल की ओर बढ़ गए। बहुत अधिक हुआ तो कुछ नेताओं ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। जब उनसे कहा गया कि जज भी परेशान होकर उन पर पड़ने वाले सरकार के दबावों के खिलाफ प्रेस सम्मेलन कर रहे हैं तो नेताजी ने जवाब दिया कि मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं और वह अपना काम अच्छी तरह से कर रही है। कुछ नेताओं ने कहा कि भाई यह सवाल तो उन्हीं मंत्री महोदय से पूछा जाना चाहिए जिन पर आरोप लगे थे, क्योंकि मैं उस समय वहां नहीं था जिस समय की चर्चा आरोपों में की गई है और इसलिए मैं इन सवालों का जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि किस तरह विरोधी पक्ष इस बारे में चाल चल रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश उनकी चाल को समझता है और वह उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। इन नेताओं में स्त्री और पुरुष दोनों तरह के नेता थे, यानी कि यह स्त्री और पुरुष की बराबरी का अच्छा उदाहरण बन गया था। विरोधी पक्ष के नेता इस बारे में एकदम स्पष्ट थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार के शासन में स्त्रियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से उनकी सरकार ने स्त्रियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कितने कार्यक्रम चालू किए थे। हालांकि पूछे जाने पर वे उनका ब्यौरा देना टाल गए। उन्होंने तत्काल मांग की कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय को अब पद पर रहने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है और उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वे शायद भूल गए कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो इस मंत्री के इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, या वे सोच रहे थे कि शायद दोनों में से एक तो इस्तीफा दे ही दे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मामलों में फेल हो गई है और अब इसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आंकड़े दिए कि किस तरह हर कुछ घंटे में देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लिंग पहचान के मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों में कुपोषण फैल रहा है, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह। उन्होंने वे सब आरोप सत्ताधारी दल पर लगा दिए जो वे लगा सकते थे और लगाते ही रहते थे। उन्होंने सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ मोर्चा निकाला, उन्होंने संसद नहीं चलने दी, उन्होंने देश के काम में रोड़े अटकाए और कहा कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वे जनता की बात को उठाते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है और उन्हें जवाब देना होगा। उधर सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष के अपने बारे में यह विचार सुनने के बाद देश की स्थिति ऐसी लग रही थी कि उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वह क्या कुछ समझ रहा है और वह किससे जवाब मांग रहा है। जब पत्रकारों ने संबंधित मंत्री से इस बारे में उनका बयान लेने की कोशिश की तो पहले तो उनसे बहुत दिनों तक संपर्क ही नहीं हो पाया। जब वे सामने आए तो उन्होंने जो बयान दिया उसमें से मुख्य रूप से ये बातें सामने आई कि वे स्त्रियां चरित्रहीन हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप उनकी बातों पर विश्वास करेंगे या अपने मंत्री की बात पर विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि स्त्रियां तो ऐसी ही होती हैं, जब उनका काम होता है तो वे बहुत आगे पीछे घूमती हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वे इस तरह के लांछन और आरोप लगाने पर उतर आती हैं। उन्होंने कहा कि वे इस बात का कोई सबूत भी पेश नहीं कर रही, सिर्फ आरोप लगा रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है।
ऐसे आरोप तो रोज कोई न कोई किसी न किसी पर लगाता ही रहता है। उन्होंने कहा कि ये सब स्त्रियां विरोधी पक्ष से संबंधित हैं और विरोधी पक्ष ने उन्हें बरगलाया है। उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और वह कश्मीर पर कब्जा करना चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि गाय हमारी माता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए और गंगा भी हमारी माता है, हमें उसकी सफाई पर ध्यान देना चाहिए और योग का प्रचार पूरे संसार में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति में स्त्रियों को देवी माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में ही व्यवहार करना चाहिए और इस तरह के आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस आरोप में कोई सच्चाई है तो मैं हाजिर हूं और मुझे अदालत से जो भी दंड मिलेगा मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन हम पर हमला करने ही वाले हैं और हमें इस तरह की अफवाहों पर विचार करने के बजाय राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। #MeToo आंदोलन इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि हर रोज हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर, हर रेडियो चैनल पर इसी पर चर्चा होती रही और मुख्य रूप से मंत्री महोदय के मुद्दे को सामने लाया जाता रहा। हालत यह हो गई कि वे समाचार चैनल भी खुद को इस मामले में कुछ करने में असमर्थ पाने लगे जिन्हें सरकार ने खरीदा हुआ था। ऐसे में हाईकमान ने मंत्री महोदय को तलब किया। मंत्री महोदय उनसे मिलने के लिए गए। पत्रकारों का हुजूम भी उनके पीछे पहुंचा। हाईकमान के आवास के द्वार में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने अपनी वही बातें दोहराई जो पहले बताई जा चुकी हैं, जिनका लब्बो-लुआब यह था कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है और कि यह विरोधी दल की चाल है, इसमें विदेशी ताकत का हाथ है, मुझे लोगों की सेवा करने से रोका जा रहा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद वे हाईकमान से मिलने के लिए उनके दरबार में चले गए। हाईकमान ने दरवाजे पर आकर उनका स्वागत किया, तपाक से हाथ मिलाया और बहुत याराना अंदाज में आंख दबाकर कहा #तू भी, और उन्हें लेकर वे उस दिशा में बढ़ गए जहां सांस्कृतिक पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों से सजी हुई भोजन की मेज और पारंपरिक वेशभूषा में खूबसूरत परिचारिकाएं उनका इंतजार कर रही थीं और बाहर पत्रकार समुदाय, विरोधी पक्ष और देश की जनता इंतजार कर रही थी कि हाईकमान किस तरह मंत्री महोदय को आड़े हाथों लेगा, उसे फटकारेगा, उसकी लानत मलामत करेगा और उसका इस्तीफा लेगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अभी आपने सुना व्यंग्यकार राजेश को। अगर आप भी व्यंग लिखते हैं, अपना व्यंग वीडियो बनाइए, स्क्रीन पर दिए नंबरों पर अपना व्यंग वीडियो भेजिए। हम व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आपके वीडियो को सम्मिलित करेंगे और जन जन तक पहुंचाने में सहयात्री बनेंगे। मैं परवेश जैन व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करूंगा किसी नए व्यंग्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।